कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज में आपका स्वागत है। आज तारीख है 9 दिसंबर 2025 और हम पिछले 2 दिनों की कुछ ऐसी कानूनी खबरों पर बात करेंगे जो एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। सवाल ये कि जब समाज, राजनीति और खासकर तकनीक इतनी तेजी से बढ़ रही हो तो हमारा कानून, हमारा सिस्टम उसके साथ कदम कैसे मिलाता है। और पिछले 2 दिनों में जो खबरें आई हैं वो इसी सवाल का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। बिल्कुल, हमारे पास बार काउंसिल में महिलाओं के आरक्षण जैसे ऐतिहासिक फैसलों से लेकर एआई और सेलिब्रिटी अधिकारों की एक बिल्कुल नई दुनिया तक बहुत कुछ है। तो चलिए इस पर गहराई से बात करते हैं। हाँ, समझते हैं कि इन कानूनी बदलावों का हमारी जिंदगी पर असल में क्या असर पड़ेगा। शुरुआत करते हैं एक ऐसे फैसले से जो शायद कानूनी पेशे का चेहरा हमेशा के लिए बदल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी बार काउंसिल्स में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण अनिवार्य कर दिया है। जी, इस समय में एक बड़ा कदम लगता है, लेकिन इसकी जो डिटेल्स है ना, असली कहानी वहां छिपी है। और वो क्या है? वो कहानी है कोऑप्शन यानी मनोनयन वाले क्लॉज में। देखिए, कोर्ट ने सिर्फ ये नहीं कहा कि 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि अगर चुनाव के जरिए ये कोटा पूरा नहीं होता तो जो खाली सीटें हैं उन्हें महिला वकीलों को मनोनीत करके भरा जाएगा। अच्छा, मतलब सीधे अपॉइंट करके? हाँ, सीधे अपॉइंट करके। ये एक बहुत बड़ा संकेत है। कोर्ट एक तरह से कह रहा है कि हम सिर्फ उम्मीद के भरोसे नहीं बैठ सकते कि समानता अपने आप आ जाएगी। सही बात है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लैंगिक समानता नहीं आ रही तो उसे सीधे लागू करो। लेकिन इससे एक नई बहस भी तो शुरू होगी, है ना, कि क्या एक मनोनीत सदस्य की ताकत और अधिकार एक चुने हुए सदस्य के बराबर होंगे? जरूर छिड़ेगी। ये एक बहुत मजबूत और कह सकते हैं कि तात्कालिक समाधान है, लेकिन इसके दूरगामी असर तो होंगे ही। आलोचक ये कह सकते हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता को कम करता है। और समर्थक कहेंगे कि दशकों से जो असंतुलन चला आ रहा है उसे ठीक करने के लिए ऐसे ही साहसिक कदमों की जरूरत है। ये फैसला सिर्फ महिलाओं की संख्या नहीं बढ़ाएगा, ये सत्ता के समीकरणों को भी बदलेगा। और ये बदलाव की जो कोशिश है वो सिर्फ बार काउंसिल तक सीमित नहीं दिख रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। सुप्रीम कोर्ट एक और मोर्चे पर सिस्टम को अंदर से बदलने की कोशिश कर रहा है। यौन उत्पीड़न के मामलों में अदालतों की भाषा को लेकर उन्होंने जो नाराजगी जताई है, हाँ, और ये बहुत बहुत जरूरी था। कोर्ट ने एक शब्द इस्तेमाल किया है, चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट। जी, उन्होंने कहा कि जब कोई जज किसी सर्वाइवर के कपड़ों पर या उनके व्यवहार पर या उनके अतीत पर कोई असंवेदनशील टिप्पणी करता है तो उसका चिलिंग इफेक्ट होता है। मतलब इसका असर दूसरों पर पड़ता है। बिल्कुल। इसका मतलब है कि ऐसी टिप्पणियों को देखकर दूसरे पीड़ित हिम्मत ही नहीं जुटा पाते कि वे न्याय के लिए आगे आएं। उन्हें लगता है कि कोर्ट में उनके साथ भी ऐसा ही होगा, उन्हीं पर सवाल उठाए जाएंगे। तो ये तो बहुत गंभीर बात है। मतलब कोर्ट खुद मान रहा है कि सिस्टम में ही कुछ जजों की रवैये से न्याय की प्रक्रिया बाधित हो रही है। हाँ, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट अब इस पे बाकायदा गाइडलाइंस बनाने पे विचार कर रहा है। ये सिर्फ भाषा का सवाल नहीं है, ये न्याय तक पहुंच के अधिकार का सवाल है। अगर अदालत का माहौल ही डरावना और अपमानजनक हो तो न्याय मिलना तो बहुत दूर की बात है। तो ये दोनों फैसले, चाहे वो आरक्षण का हो या अदालती भाषा का, एक ही दिशा में जा रहे हैं। कानूनी व्यवस्था को और ज्यादा समावेशी और संवेदनशील बनाना। व्यवस्था की बात से मुझे सरकार के वो आंकड़े याद आ गए जो संसद में पेश हुए। हाँ, ईडी के आंकड़े। हाँ, वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। बताया गया है कि 2014 से अब तक 6400 से ज्यादा मामले दर्ज हुए, लेकिन सजा सिर्फ 53 मामलों में हुई है। 1% से भी कम का कन्विक्शन रेट। जी, देखिए, ये आंकड़े सिर्फ कन्विक्शन रेट की कहानी नहीं कहते। ये पीएमएलए जैसे सख्त कानूनों की बनावट पर भी सवाल उठाते हैं, जहां जमानत मिलना लगभग नामुमकिन है। अच्छा, तो असल सवाल ये उठता है कि क्या इन मामलों में प्रक्रिया ही सजा बन गई है? अगर 100 में से लगभग 99 मामलों में आरोपी दोषी साबित नहीं हो पा रहे हैं तो क्या उन लोगों को सालों तक बिना जमानत के जेल में रखना न्याय संगत है? ये तो सोचने वाली बात है। ये आंकड़ा जांच एजेंसियों की प्रभावशीलता से ज्यादा हमारी कानूनी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर एक बड़ी बहस छेड़ता है। और इसी प्रक्रिया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बीच का संतुलन हमें कुछ और मामलों में भी दिखता है। जैसे तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी, जो कैश फॉर जॉब घोटाले में फंसे हैं, उनकी जमानत की शर्तें आसान कर दी गई हैं। और वहीं एक कॉलेज शिक्षक जिन पर पाकिस्तान समर्थक संदेश का आरोप था, उन्हें जमानत मिल गई है। ये दोनों मामले दिखाते हैं कि अदालत हर केस को उसके अपने तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखती है। एक तरफ आर्थिक अपराध की गंभीरता है तो दूसरी तरफ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक बहुत नाजुक सवाल है। सही।
अदालत को ये तौलना पड़ता है कि क्या आरोपी को जमानत पर छोड़ने से जांच पर कोई असर पड़ेगा या उन्हें जेल में रखना उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होगा। ये एक बहुत ही महीन रेखा है। इसी तरह की चिंता इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी जताई है, हाँ, है ना? हाँ। SC/ST एक्ट वाले मामले में, जी। जहां FIR दर्ज होने में 9 साल की देरी हुई। 9 साल? जी। और कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि इन कानूनों का उद्देश्य संरक्षण देना है, किसी को परेशान करने का हथियार बनना नहीं। ये एक बहुत जरूरी चेतावनी है। तो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट बड़े नीतिगत फैसले ले रहा है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट जमीनी स्तर पर नागरिकों के अधिकारों से जुड़े मामलों को सुलझा रहे हैं। बिल्कुल, जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट का लाउड स्पीकर वाला मामला। हाँ, वो तो बहुत ही दिलचस्प है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि किसी भी धर्म को लाउड स्पीकर पर प्रार्थना करने का मौलिक अधिकार नहीं है। ये एक बहुत बड़ा बयान है। हाँ, और कोर्ट ने इसे बहुत चतुराई से धर्म के बजाय ध्वनि प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बड़े मुद्दे से जोड़ा है। अच्छा, कैसे? उनका तर्क बहुत सीधा है। आपके धार्मिक स्वतंत्रता किसी और के शांति से अपने घर में रहने या कह लीजिए सोने के अधिकार को खत्म नहीं कर सकती। तो ये धार्मिक आचरण और नागरिक अधिकारों के बीच एक लाइन खींचने जैसा है। बिल्कुल, एक बहुत महत्वपूर्ण रेखा। लेकिन क्या इससे ये बहस नहीं छिड़ेगी कि कौन तय करेगा कि कितना शोर प्रदूषण है और कहां पर धार्मिक स्वतंत्रता खत्म होती है और सार्वजनिक शांति का अधिकार शुरू होता है? ये बहस तो होगी और होनी भी चाहिए, लेकिन कोर्ट ने एक आधार तैयार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकार असीमित नहीं होते। आपका अधिकार वहां खत्म होता है जहां से किसी और की नाक शुरू होती है। इस मामले में लाउडस्पीकर की आवाज किसी और के घर में घुसकर उसकी शांति भंग कर रही है। भविष्य में ऐसे मामलों को इसी कसौटी पर परखा जाएगा। सार्वजनिक जीवन से जुड़ा एक और दिलचस्प मामला दिल्ली हाईकोर्ट से आया है। तेलुगु अभिनेता NTR जूनियर अपने पर्सनालिटी राइट्स को बचाने के लिए अदालत पहुंचे हैं। हाँ, ये पर्सनालिटी राइट्स क्या है और आज के दौर में ये इतने जरूरी क्यों हो गए? ये आज के डिजिटल और AI युग का सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज्वलंत कानूनी सवाल है। अच्छा, पर्सनालिटी राइट्स का सीधा मतलब है कि आपकी पहचान, आपका नाम, आपकी तस्वीर, आपकी आवाज, आपके हाव भाव या आपकी संपत्ति है। कोई भी इसका इस्तेमाल व्यावसायिक फायदे के लिए आपकी इजाजत के बिना नहीं कर सकता। ये तो हमेशा से था विज्ञापनों वगैरह में। हाँ, पर पहले ये विज्ञापनों तक सीमित था, लेकिन अब AI और डीफेक के दौर में कोई भी आपकी आवाज की नकल करके कुछ भी बुलवा सकता है या आपका चेहरा किसी भी वीडियो पर लगा सकता है। और ये तो किसी भी पब्लिक फिगर के लिए एक बुरे सपने जैसा है। बिल्कुल, इसीलिए NTR जूनियर कोर्ट गए और कोर्ट ने भी मामले की गंभीरता को समझते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को 3 दिन में कार्रवाई करने का आदेश दिया। तो ये केस भारत में पर्सनालिटी राइट्स के कानून को एक नई दिशा देगा। निश्चित रूप से ये तय करेगा कि जब आपकी डिजिटल पहचान आपसे ज्यादा असली लगने लगे तो कानून आपकी रक्षा कैसे करेगा। अधिकारों की रक्षा की ही बात दिल्ली हाईकोर्ट के एक और फैसले में मजबूती से सामने आई है। अजमेर शरीफ दरगाह के पास कुछ ढांचों को गिराने की योजना पर कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा, आप बुलडोजर लेकर सब कुछ साफ नहीं कर सकते। और ये नैसर्गिक न्याय यानी नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का सार है। नेचुरल जस्टिस? जी, ये सिर्फ एक कानूनी शब्द नहीं है, ये निष्पक्षता की आत्मा है। इसका मूल सिद्धांत है दूसरे पक्ष को भी सुनो। कोर्ट सरकार को बस यही याद दिला रहा है कि चाहे मामला कितना भी जरूरी क्यों ना हो, आप किसी का घर या दुकान ये मानकर नहीं तोड़ सकते कि वे गलत हैं। आपको उन्हें अपनी बात रखने का मौका देना ही होगा। ये ताकतवर आम नागरिक के बीच का एक जरूरी सेफ्टी वाल्व है। अब बात करते हैं उस हाई प्रोफाइल केस की जिस पर पूरे देश की नजर थी। केरल की अभिनेत्री के अपहरण और यौन उत्पीड़न का मामला, जिसमें मलयालम अभिनेता दिलीप मुख्य आरोपियों में से एक थे। हाँ, 8 साल लंबा इंतजार। और अब इस पर फैसला आ गया है। जी, और फैसला काफी जटिल है। अदालत ने अभिनेता दिलीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है, लेकिन मुख्य आरोपी पल्सर सुनी और 5 अन्य लोगों को दोषी ठहराया है। तो मतलब एक ही मामले में कुछ लोग बरी हो गए और कुछ को सजा हो गई। ये सबूतों के मूल्यांकन के बारे में क्या कहता है? ये कहता है कि अदालत हर आरोपी के खिलाफ सबूतों को अलग अलग तौलती है। किसी एक के खिलाफ मजबूत सबूत हो सकते हैं, जैसे कि सीधे तौर पर अपराध में शामिल होना, जबकि दूसरे के खिलाफ सिर्फ साजिश का आरोप हो सकता है, जिसे साबित करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। ये फैसला आने वाले समय में कानूनी जानकारों के लिए एक केस स्टडी बनेगा। और एक और संकट जो अब अदालतों की दहलीज पर पहुंच गया है, वो है इंडिगो एयरलाइन का। हाँ, वो भी एक बड़ा मुद्दा बन गया है। पायलटों की कमी के चलते सैकड़ों उड़ानें रद्द हो रही हैं और मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में है। देखिए, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ एक एयरलाइन का संकट नहीं है,
ये पायलटों की थकान, उनके काम करने के घंटे, नियमों के पालन और DGCA जैसी नियामक संस्थाओं की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करता है। तो मतलब ये सिर्फ उड़ानें रद्द होने का मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं। अदालत में याचिकाएं ये पूछ रही हैं कि क्या यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता किया जा रहा है, क्या DGCA अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा रहा है। इसके केंद्र में यात्रियों के अधिकार और हवाई यात्रा की सुरक्षा का बड़ा मुद्दा है। तो चलिए संक्षेप में कुछ और सुर्खियों पर भी नजर डाल लेते हैं। जी, महाराष्ट्र को मिलिंद साठे के रूप में नए महाधिवक्ता मिल गए हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण नियुक्ति है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि शादी के बाद किसी कर्मचारी का अपने माता पिता के नाम किया गया जनरल प्रोविडेंट फंड का नॉमिनेशन अमान्य हो जाता है। ये छोटी खबरें भी बड़े सामाजिक बदलावों की ओर इशारा करती हैं। ये प्रोविडेंट फंड वाला फैसला परिवार की परिभाषा और शादी के बाद पत्नी के अधिकारों को मजबूत करता है। अच्छा, और एक खबर केरल से है। वो सरोगेसी वाला मामला। हाँ, केरल हाईकोर्ट ने अवैध सरोगेसी के बड़े रैकेट की आशंका में SIT जांच के आदेश दिए हैं। ये दिखाता है कि कैसे मेडिकल तकनीक नई तरह की कानूनी और नैतिक चुनौतियां खड़ी कर रही है, जिनसे निपटने के लिए हमारे कानून शायद अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। तो आज हमने देखा कि कैसे अदालतें बार काउंसिल में आरक्षण से लेकर जजों की भाषा तक व्यवस्था में सुधार की कोशिश कर रही हैं। कैसे वो लाउड स्पीकर और बुलडोजर जैसे मामलों में व्यक्तिगत और सामुदायिक अधिकारों के बीच एक संतुलन बना रही हैं। सही बात है। और कैसे AI और डीप फेक का दौर कानून के सामने नई और जटिल चुनौतियां पेश कर रहा है। कोर्ट प्रैक्टिस न्यूज की आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त होती है। जाते जाते बस एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। जैसे जैसे NTR जूनियर जैसी हस्तियां अपनी पहचान को AI और ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए अदालतों का रुख कर रही हैं, हमें ये सोचना होगा कि ये अधिकार सिर्फ सेलिब्रिटीज तक ही क्यों सीमित रहें। अच्छा सवाल है। कल को अगर किसी आम इंसान का डीप फेक बनाकर उसे परेशान किया जाए तो क्या उसे भी वही कानूनी सुरक्षा मिलेगी? भविष्य में एक सार्वजनिक व्यक्तित्व और एक आम नागरिक की निजी अधिकारों के बीच कानूनी सीमाएं क्या और कैसे तय होंगी? ये आज के दौर का शायद सबसे बड़ा सवाल है।